हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्राइम एजुकेशन 25 की एक नई वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समाज से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेके आया हूँ। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले समाज के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिससे प्रश्नों को समझने में आसानी होगी। तो समास जो होते हैं वो उनको हम कह सकते हैं कि समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण करना, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द और छोटा शब्द बनता है उसे उस शब्द को समास कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया और छोटा शब्द बनता है तो उसको ही समास कहा जाता है। समास के जो 6 भेद होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, इस तरीके से ये 6 भाग होते हैं। आइए इनके विषय में थोड़ा और जान लेते हैं। समास के मुख्यतः 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद एवं दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों पदों के मेल से बने नए शब्द को समस्त पद या सामासिक पद भी कहते हैं। जैसे कि कोई शब्द है, कोई गंगा जल, तो इसमें 2 शब्द मिलकर गंगा जल बना है। एक गंगा और जल मिलकर गंगा जल का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर जो गंगा होगा वो पूर्व पद होगा क्योंकि ये पहला पद है, और जो दूसरा पद है जल वो आपका उत्तर पद होगा। अब आइए समझते हैं कि समास विग्रह किसे कहते हैं। तो समास विग्रह सामासिक पदों को तोड़ना या सामासिक पदों शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि कोई शब्द है रसोई घर, तो जो रसोई घर है ये आपका सामासिक पद है या इसको समस्त पद भी कहते हैं। और जब रसोई घर को विग्रह किया तो बना जाके रसोई के लिए घर, तो ये आपका हो गया समास विग्रह। समास में पहला सामासिक भेद होता है अव्ययी भाव समास। इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जहाँ पहला पद अव्यय हो, प्रति, यथा, आ, उप, अनु आदि शब्द आते हों तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास में जो पहला पद प्रधान होता है, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें दिया गया है कि आजन्म। आजन्म जो है वो अव्ययी भाव का समास है क्योंकि यहाँ पर जन्म के आगे आ जुड़ा हुआ है। तो जब आ जुड़ गया तो उसका मतलब हो गया जन्म भर। तो ये जब समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह हो गया जन्म भर। इसी तरीके से शक्ति के आगे यथा जोड़ दिया तो बन गया यथाशक्ति। इस तरीके से शक्ति के अनुसार विग्रह हो गया इसका। तो आजन्म, यथाशक्ति, प्रत्येक और आजन्म, रातों रात, उपकूल, आमरण जैसे शब्द अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। दूसरा सामासिक भेद होता है तत्पुरुष समास। जहाँ दूसरा पद प्रधान होता है और विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। अव्ययी भाव में जो होता है पहला पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और विभक्तियाँ जो होती हैं उन चिन्हों का लोप हो जाता है। और विभक्तियाँ जैसे कि को, से, के द्वारा, का, की, के, रा, री, रे, जो विभक्तियाँ होती हैं उनका लोप हो जाता है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है तुलसी कृत। तो जब इसका समास विग्रह करेंगे तो बनेगा तुलसी द्वारा कृत। तो इसको ये विभक्ति लोप हो गई है तो तुलसी और कृत जुड़ के तुलसीकृत हो गया। इसी तरीके से राजपुत्र, तो इसका विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र। जब इसको जोड़ेंगे तो ये का लोप हो जाएगा, तब बन जाएगा राजपुत्र। इस तरीके से यहाँ पर विभक्तियों को लोप हो जाता है, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है।
तीसरा समास जो होता है वो होता है कर्मधारय समास, जहाँ विशेषण और विशेष या उपमेय और उपमान का संबंध हो। विग्रह में जो है या के समान जैसे शब्द आते हैं तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे कि महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो यहाँ पर है जो आया है तो इसको पहचान सकते हैं कि ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला उदाहरण जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, तो चंद्रमा के समान मुख, के समान आया है बीच में, तो इसको पहचान सकते हैं कि ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको याद भी कर सकते हैं कि जहाँ पर है जो विग्रह करने पर आए या के समान विग्रह करने पर आए तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। इसके बाद आता है द्विगु समास। द्विगु में जो होती है वो गणना आती है, गणना गिनतियाँ आती हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से। जहाँ पहला पद संख्यावाचक हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसे कि पंचवटी, तो यहाँ पर पंच आया है 5 और वटी 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह तो उसको कहते हैं पंचवटी। इस तरीके से यहाँ पर पंच आया है। इस तरीके से तिरहा, तो यहाँ पर 3 राहों का समूह जो होता है उसको तिरहा कहा जाता है। तो यहाँ पर गणना आई है, 3 अंक आए हैं तिरहा, तो इस तरीके से पहचान सकते हैं जहाँ पर गणना हो, गिनतियाँ आए, वहाँ पर द्विगु समास होता है। देखते हैं अगले समास को। तो अगला समास जो होता है वो होता है द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। दा से दोनों पद प्रधान होंगे और विग्रह करने पर और, या, तथा आदि शब्द आते हैं और इनमें सबसे कॉमन चीज़ है योजक चिन्ह लगा होता है। ये डैश जैसा योजक चिन्ह लगा होता है तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे कि माता पिता, तो ये योजक चिन्ह लगा है तो इसको द्वंद्व समास का उदाहरण है ये। और इसका जब विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा माता और पिता। इसी तरीके से दाल रोटी, तो बीच में ये योजक चिन्ह लगा है तो यहाँ से भी पहचान सकते हैं कि ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। और इसका विग्रह जब करेंगे तो ये बनेगा दाल और रोटी, तो यहाँ पर और आया है तो इस तरीके से भी पहचान सकते हैं कि जहाँ पर और, या, तथा आए तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। सबसे अच्छी पहचानने वाली बात है कि यहाँ पर योजक चिन्ह लगा होगा, वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। उसके बाद आता है बहुव्रीहि समास, जहाँ दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करें वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कि दशानन, तो दशानन किसको कहा जाता है, तो दशानन कहा जाता है रावण को। इस तरीके से यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गया। त्रिलोचन, 3 हैं जिसके लोचन मतलब 3 हैं जिसके आँखें, किसको कहा जाता है, शिव जी को कहा जाता है। तीसरे अर्थ की तरफ जा रहा है तो इस तरीके के शब्द जो होंगे वो बहुव्रीहि समास के उदाहरण होंगे। आइए चलते हैं अब प्रश्नों की ओर। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि उपकूल में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास या तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास में जो होते हैं वो दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास में गणना होती है, 1 2 3 जैसे अंक आते हैं। अव्ययीभाव समास में जो पहला पद प्रधान होता है, अव्यय शब्द होता है पहला। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का विलोप हो जाता है। तो यहाँ पर जो उपकूल होगा, उपकूल में जो समास होगा वो होगा अव्ययीभाव समास। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में कहा गया है कि चौराहा में कौन सा समास है, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या कर्मधारय समास। यह प्रश्न 2018 की परीक्षा से लिया हुआ प्रश्न है। आपको बताना है कि चौराहा में कौन सा समास है। तो चौराहा, यहाँ पर 4 राहें आकर मिलती हैं तो उसको कहते हैं चौराहा। तो इसमें गणना हो रही है, गिनतियाँ आ रही हैं, तो इस तरीके से ये द्विगु समास हो जाएगा। विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में कहा गया है कि
देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास। तो यहाँ पर इसका जब विग्रह करेंगे तो ये बनेगा देश के लिए भक्ति। तो यहाँ पर के लिए का विलोप हो रहा है, तो जहाँ पर कारक चिन्हों का विलोप होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा, देशभक्ति में तत्पुरुष समास होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि आप बीती शब्द में समास है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। 2019 की परीक्षा से लिया हुआ प्रश्न है कि आपको बताना है कि आप बीती में कौन सा समास होगा। तो आप बीती में जो समास होगा वो होगा तत्पुरुष समास। इस तरीके से विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ पर कारक चिन्हों का विलोप होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। आप बीती, आपने पर बीती तो उसको कहते हैं आप बीती। तो इस तरीके से पर जो शब्द है उसका विलोप हो रहा है, यहाँ पर विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है कि किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? द्विगु समास में, अव्ययभाव समास में या बहुव्रीहि समास में या तत्पुरुष समास में। यह प्रश्न यूपी टेट सेकेंड पेपर 2018 की परीक्षा से लिया हुआ प्रश्न है। पूछा गया है कि किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो यहाँ पर विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। यहाँ पर दोनों पद प्रधान ना होकर तीसरे पद की प्रधानता हो जाती है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में कहा गया है कि गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या द्विगु समास। 2018 की परीक्षा से लिया हुआ प्रश्न है। आपको बताना है कि गौशाला में कौन सा समास होगा। तो जब गौशाला का विग्रह करेंगे तो ये बनेगा गाय की शाला, मतलब गाय के रहने का स्थान। तो यहाँ का स्थान जो होता है उसको गौशाला कहते हैं। तो यहाँ पर कारक चिन्हों का विलोप हो रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो तत्पुरुष समास हो जाएगा, विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गौशाला में तत्पुरुष समास होगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि किस शब्द में तत्पुरुष समास है? ए दौड़ धूप, बी मधुमक्खी, सी पीताम्बर या डी त्रिभुवन। आपको बताना है कि कौन से शब्द में तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर मधुमक्खी में जो होगा वो तत्पुरुष समास होगा। इसका जब विग्रह करेंगे तो मधुमक्खी, मधु मतलब शहद की मक्खी, मधु की मक्खी। इस तरीके से यहाँ पर की जो है कारक चिन्ह उसका विलोप हो रहा है। जहाँ पर कारक चिन्हों का विलोप होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दौड़ धूप में जो समास होगा वो होगा द्वंद्व समास। पीताम्बर में जो समास होगा वो होगा बहुव्रीहि समास। और जो त्रिभुवन में जो समास होगा वो होगा द्विगु समास। इस तरीके से यहाँ पर जो विकल्प जो होगा वो बी बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि मृत्युंजय पद में कौन सा सही है। कहा गया है कि मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो मृत्युंजय जो शब्द है वो जब उसका विग्रह करेंगे तो होता है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, मतलब शिव जी को मृत्युंजय कहा जाता है। तो यहाँ पर जब कोई पद प्रधान ना होकर जब तीसरा पद प्रधान हो जाता है तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में कहा गया है कि चौराहा कौन सा समास है। चौराहा में कौन सा समास होगा?
बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। 2011 की परीक्षा से लिया हुआ प्रश्न है ये। आपको बताना है कि चौराहा में कौन सा समास है। तो चौराहा में जो है वो गणना आ रही है, चार राहें आकर मिलती हैं तो उसको चौराहा बोलते हैं। तो इस तरीके से जब गणना कहीं आती है तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है कि यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। यथाशीघ्र में कौन सा समास है। अव्ययीभाव, द्वंद्व, कर्मधार या तत्पुरुष समास। यह प्रश्न यूपी टेट सेकेंड पेपर 2011 की परीक्षा से लिया हुआ प्रश्न है। बताना है कि यथाशीघ्र में कौन सा समास है। तो यहाँ पर जहाँ पर यथा आया हुआ है तो वहाँ पर जो होता है अव्ययी भाव समास होता है। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। कर्म धाराय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या अव्ययी भाव समास। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो यथाशक्ति में जो समास होगा वो होगा अव्ययी भाव समास। इस तरीके से विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ पर पहला पद अव्यय हो या मतलब पहला पद प्रधान हो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पर पहला पद है प्रधान है यथा शक्ति, शक्ति के आगे जब यथा जुड़ा तो यथाशक्ति बना। तो इस यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि अजात शत्रु में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। तो अजात शत्रु जो है वो तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है। जहाँ पर तीसरा पद प्रधान हो जाता है वहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। इस तरीके से विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है। चौराहा, पंसेरी, शताब्दी या पंजाब। कौन से शब्द में बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास का जो उदाहरण होगा वो होगा विकल्प डी पंजाब। पंजाब में बहुव्रीहि समास है क्योंकि ये एक विशिष्ट संज्ञा की तरफ इशारा करता है। पंजाब एक भौगोलिक क्षेत्र है जो 5 नदियों वाला क्षेत्र है। इस तरीके से ये तीसरे पद की ओर प्रधानता की ओर इशारा हो रहा है। तो जहाँ पर तीसरा पद प्रधान हो जाता है वहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। इस तरीके से विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में कहा गया है कि द्वंद्व समास है। इनमें कौन से शब्द में द्वंद्व समास है। लंबोदर में, अंधकूप में, नर नारी में या शरणागत में। आपको बताना है कि द्वंद्व समास इनमें किसमें है। तो द्वंद्व समास जो होगा जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं या योजक चिन्ह आता है वहाँ पर जो द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पर योजक चिन्ह आया है। तो इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लंबोदर में जो समास होगा वो होगा बहुव्रीहि समास। अंधकूप में जो समास होगा वो होगा कर्मधारय समास। और शरणागत में जो समास होगा वो होगा तत्पुरुष समास। इस तरीके से यहाँ पर जो विकल्प सही होगा वो होगा विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। द्वंद्व समास जो होगा वो नर और नारी में होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। पंसेरी, बारासिंगा, कुसुमायुध या दीर्घ बाहु। तो बहुव्रीहि समास का जो उदाहरण नहीं होगा वो होगा दीर्घ बाहु। यहाँ पर योजक चिन्ह आया हुआ है तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो इस तरीके से विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। इसमें कहा गया है कि रघुपति
शब्द किस समास का उदाहरण है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या कर्मधार समास। तो रघुपति जो है किसको कहा जाता है? तो रघुपति जो है वो राम जी को कहा जाता है। यहाँ पर तीसरा पद प्रधान हो गया जाके, जहाँ पर तीसरा पद प्रधान हो जाता है वहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में कहा गया है कि जब किसी समास में दोनों पद प्रधान हो तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास, प्रधान समास या तत्पुरुष समास। राजस्थान टेट 2011 की परीक्षा से लिया हुआ प्रश्न है। तो जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, दासे दोनों। जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाता है। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। इसमें पूछा गया है कि जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं। जहाँ पर पहला पद संख्यावाचक होता है वह होता है द्विगु समास। द्विगु में गणना आती है, गिनती आती है, संख्या आती है, तो वह द्विगु समास होता है। इस तरीके से विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि पतझड़ में समास है। तो पतझड़ में जो समास होगा वो होगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि ये पतझड़ जो है एक विशेष ऋतु की तरफ इशारा हो रहा है। तो यहाँ पर जब तीसरा पद प्रधान हो जाता है तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। इसमें पूछा गया है कि लिखने पढ़ने में कौन सा समास है। तो यहाँ पर योजक चिन्ह आया है और जब इसका विग्रह करेंगे तो ये बनेगा लिखने और पढ़ने, और जहाँ पर योजक चिन्ह आता है वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाता है। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि अष्टाध्यायी में समास है द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है ये बताना है। तो अष्टाध्यायी में जो समास होगा वो होगा द्विगु समास। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है। 2014 की परीक्षा से लिया हुआ प्रश्न है। आपको बताना है कि चौराहा में कौन सा समास है। तो जहाँ पर गिनती आती है, संख्या आती है, वहाँ पर जो होता है द्विगु समास होता है। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। द्विगु समास चौराहा में होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि पॉकेट मार शब्द में समास है। ए अवयवी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास या डी द्वंद्व समास। तो जब इसका विग्रह करेंगे तो ये बनेगा पॉकेट को मारने वाला पॉकेट को मारने वाले को क्या कहते हैं? पॉकेट मार कहते हैं। तो यहाँ पर को चिन्ह जो कारक चिन्ह है उसका विलोप हो रहा है। तो इस ऐसे शब्द जहाँ पर विलोप होता है कारक चिन्हों का तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा शब्द अवयवी भाव समास का उदाहरण है। नवग्रह, गांठ, कर, महात्मा, आमरण। तो जहाँ पर पहला पद प्रधान हो जाता है, पहला पद अव्यय हो जाता है, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। तो आमरण जो है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। नवग्रह जो है वो द्विगु समास का उदाहरण है, और गांठ कर जो है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है, और महात्मा जो है महान है जिसकी आत्मा उसको कहते हैं महात्मा। मतलब ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। इस तरीके से यहाँ पर आमरण जो होगा वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि अनुरूप समस्त पद कौन सा समास है। अनुरूप में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर अनुरूप में जो समास होगा
वो होगा अव्ययीभाव समास। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर रूप में अनु जोड़ दिया गया है, उपसर्ग, जहाँ पर उपसर्ग जुड़ जाता है ऐसे भी पहचान सकते हैं कि जहाँ पर उपसर्ग जुड़ जाता है और तो वहाँ पर अव्ययीभाव समास हो जाता है। यहाँ पर रूप में अनु जोड़ दिया गया है उपसर्ग, इस तरीके से ये अनुरूप हो गया, तो यहाँ पर अव्ययीभाव समास हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि चौमासा में समास है द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष समास। यूपी टेट 2016 की परीक्षा से लिया हुआ प्रश्न है। बताना है कि चौमासा में कौन सा समास होगा। तो जहाँ पर गणना संख्यावाचक आए वहाँ पर क्या होता है, द्विगु समास होता है, द्विगु में गणना आती है, तो चौमासा में द्विगु समास होगा। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि पंकज में कौन सा समास है, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुप्रिय समास। 2017 की परीक्षा से लिया हुआ प्रश्न है। कहना है कि पंकज में कौन सा समास होगा। तो पंकज में, पंकज जो है किसको कहा जाता है, किसका पर्यायवाची है, किसका, तो पंकज जो है वो कमल का पर्यायवाची है। समास हो जाएगा विकल्प डी, जहाँ पर दोनों पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो पंकज जो है वो किसका पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। इसमें पूछा गया है कि द्विगु समास का उदाहरण है माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह या पीताम्बर। 2011 की परीक्षा से लिया हुआ प्रश्न है कि द्विगु समास में कौन सा इसमें से उदाहरण है। तो द्विगु में जो क्या होता है, गणना आती है, तो नवग्रह, तो यहाँ पर नवग्रह, नवग्रहों का समूह को क्या कहते हैं, नवग्रह कहते हैं। तो इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। माता पिता में द्वंद्व समास होगा, यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास होगा, और पीताम्बर में जो समास होगा वो होगा बहुव्रीहि समास। इस तरीके से यहाँ पर जो विकल्प सही होगा वो होगा सी, द्विगु समास का उदाहरण जो होगा वो नवग्रह होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि परमेश्वर शब्द में समास है तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्विगु या कर्मधारय। तो जो परमेश्वर में समास होगा वो होगा कर्मधारय समास। इस तरीके से विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नांकित में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास जो होगा वो होगा वाचस्पति में। विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वाचस्पति में जो होगा वो तत्पुरुष समास होगा। घनश्याम, घनश्याम किसको कहा जाता है, श्री कृष्ण को कहा जाता है, तो यहाँ पर तीसरे पद प्रधान हो रहा है, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। त्रिभुवन, तो यहाँ पर ये हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास हो जाएगा। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर किसको कहा जाता है, तो चंद्रशेखर कहा जाता है शिव जी को, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ये यहाँ पर तीसरे पद की ओर प्रधानता हो रही है, जहाँ पर तीसरा पद प्रधान हो जाता है तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि जनतंत्र शब्द निम्नांकित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत आता है। तो जनतंत्र जो है वो जनता का तंत्र, जनता का तंत्र, जनता का तंत्र जो होता है उसको कहते हैं जनतंत्र। तो यहाँ पर का जो है कारक चिन्ह का विलोप हो रहा है, तो इस तरीके से ये तत्पुरुष समास हो रहा है, तत्पुरुष समास है, और ये संबंधवाचक तत्पुरुष समास है। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जनतंत्र में संबंधवाचक तत्पुरुष समास होगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा।
यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।